कल के क्लास में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखे थे कि कॉम्प्रीहेंशन करते समय कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन एग्जाम में पूछा क्यों जाता है, और ग्रामर बेस्ड कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे वो उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, ठीक है। आज हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या बनी थी कि ग्रामर के रूल के साथ साथ हम लोग पर डे 1 पैसेज करेंगे, ओके। यस मैम। तो चलिएगा, पहले पैसेज करें कि पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ेंगे? पहले रूल्स हो जाए। तो देखिएगा, हम लोग नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप देखते हैं कि स्टार्ट होते हैं। तो नाउन में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आप कहते हो कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। अब जो क्वेश्चंस ग्रामर के पूछते हैं, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नाउन है। जैसे अगर कह दिया जाए हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अगर कह दिया जाए आपसे ऑनेस्टी, तब आप क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे पहचानते हैं, बस आप याद रखिएगा। कॉमन नाउन जैसे कुछ गर्ल हो गए, बॉय हो गए, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। और प्रॉपर नाउन आप किसी पर्टिकुलर नाम को बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो बहुत पैसेज से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको मिलेंगे कि कौन सा नाउन है, पर्टिकुलर वर्ड कौन सा नाउन है, उसको आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और नाउन को फिर दूसरे प्रकार से पढ़ते हैं जो कि जेंडर होता है, और क्या होता है आपका सिंगुलर और प्लूरल नंबर, जेंडर और नंबर। तो जेंडर को अगर आप देखें तो जेंडर इंग्लिश में कितने प्रकार के हो जाते हैं? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं कि उसको पहचानना है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक। फिर यहाँ पर जब आप नंबर पढ़ते हो तो टफ हो जाता है। जैसे क्राइटेरिया का सिंगुलर प्लूरल 4 पेयर आपको दे देगा और बोल देगा कौन सा ऑड है, ठीक है। मतलब सिंगुलर प्लूरल का आपको जोड़ा बना देगा और कौन सा एक ऑड है। तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब ए लगे तो यूएम हो जाता है। जैसे अगर कहा दिया जाए डेटा, तो डेटा क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है ये? हम लोग ग्रामर को समझ रहे हैं, वैसे तो डाटा सभी लोग कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ग्रामर को आप समझते हो तो डाटा का सिंगुलर क्या हो जाता है? सभी बच्चे जानते होंगे, ध्यान भले न दिए हो। डाटा का प्लूरल डेटम हो जाता है, DATUM, ओके। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे आप देखते हैं मीडिया है तो मीडिया का मीडियम हो जाता है, ठीक है। डेटा का डेटम हो जाता है, क्राइटेरिया का क्राइटेरियन हो जाता है, ठीक है। ऐसे अगर SES लगा है तो SIS, जैसे अगर एनालिसिस हो तो एनालिसिस हो जाता है, SIS को हटा देते हैं। वैसे तो बेसिक आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? S लगाते हैं या ES लगाते हैं। तो S और ES को अगर आप ध्यान दें तो ये तो आप जानते हो कि S किसके साथ लगता है, आप नॉर्मली लगा लेते हो। लेकिन ES के लिए एक रूल है जो आप देखते हो, लास्ट में O हो, SHO, CHO, SSO, XO, Z हो तो ES लगता है। हालांकि ये सब जगह फॉलो नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप इस बेसिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सिंगुलर को प्लूरल बना लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर वाली बात। फिर जब आप नाउन को सब्जेक्ट मानते हो तो उससे रिलेटेड वर्ब भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा, जैसे आप देखते हो जब आप सिंगुलर लगाते हो तो वर्ब क्या लगा देते हो? सिंगुलर बना देते हो। वैसे बेसिकली वर्ब अपने आप में किस रूप में होता है? सिंगुलर में कि प्लूरल में? प्लूरल में। उसके सिंगुलर बनाने के लिए आप SIS का यूज करते हैं, और ठीक उसी प्रकार से नाउन अपने बेस फॉर्म में किसमें होता है? सिंगुलर में या प्लूरल में? सिंगुलर में होता है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ES लगाते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ES लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बेसिक सा है, पूछा जाता है कि जब आपको सिंगुलर प्लूरल पहचानने के लिए पेयर बना देगा और फिर बोलेगा कि कौन सा एक मिसमैच है, ओके।
तो ऐसे क्वेश्चंस भी सिंगुलर प्लूरल वाले आते हैं कि बहुत से हैं जिसमें ISL लगा हो, जैसे थीसिस हो गया, एनालिसिस हो गया, तो उसको SES कर देना है, ना कि एक बार S और जोड़ दिया जाए। समझ पा रहे हैं ना? तो ये थोड़े से हो गए। फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एंड से जुड़े होने के बावजूद भी हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। इस टॉपिक को आप नाउन में भी पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, जैसे आप कहते हो ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, ठीक है। तो कुछ है, आप उसको नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। मैं सिर्फ वर्ड बता दूं और आप बाकी देख लेंगे कि इनके साथ हमेशा एंड होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी कहते हैं ना, हॉर्स एंड कैरीज, एज एंड एक्सपीरियंस, knowledge and wisdom, bread and butter, horse and carriage, age and experience, knowledge and wisdom। और आप क्या कहते हैं, राइस एंड करी, ये कॉमन सा है, राइस एंड करी आपको मिल जाएगा। फिर आप क्राउन एंड ग्लोरी भी ऐड कर लीजिए, क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। इसके बाद आप लिखेंगे कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। और ये एग्जाम में आता है इस तरीके से, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मिल गया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आ जाएगा आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा एक इनकरेक्ट है, 4 में से कौन सा एक करेक्ट है, और एरर बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट आपको दे देगा स्लो एंड स्टडी और विंस को विन कर देगा। ये आपका सिंगुलर मानते हुए ये आपका सिंगुलर बनाया गया है विंस, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, है ना, जीवन के उतार चढ़ाव। तो आप इसको, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इनके साथ हमेशा, इसको आपने लिखा होगा, हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ओके। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। आप वैसे सामान्यतया जानते हैं कि जब एंड लगा हो तो उसको प्लूरल मान लेते हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, बट इनका अर्थ जो होता है वो एक साथ होता है। आप कहते हो ना, धीमी और लगातार चलने वाली रेस जीती जाती है, ठीक है। स्ट्रीम मींस होता है कंटिन्यूअसली, कमिंग एंड गोइंग, जाना और आना, आना और जाना, अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से लेते हैं, बट एंड से जुड़े होने के बावजूद भी ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जो एग्जाम में आते हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे मैं अगर आपसे एक बोलूं, राइज एंड फॉल, लिखे होंगे आप, राइज एंड फॉल, रह गया तो देख लीजिए, है ना, उत्थान पतन, राइज एंड फॉल। इसके बाद आर कह दे तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि उत्थान और पतन इज होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आप देखिएगा, जब दूसरा पॉइंट आप समझेंगे, कुछ वो आर्टिकल से रिलेटेड भी है, नाउन से रिलेटेड भी है। क्या होता है, जब 2 अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो दोनों के पहले अगर लगा हो तो उन्हें क्या मानेंगे, प्लूरल।
ठीक। बट अगर एक के पहले आया हो दूसरे के पहले ना आया हो तो उसे सिंगुलर माना जाता है। कैसे कह सकते हैं आप, जैसे ये वाला समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो, ठीक है, एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले क्या हो, पोजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल लगा हो, ठीक है। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल क्या होता है यहाँ देख लीजिएगा। जो एडजेक्टिव माई हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, ठीक है, ये कुछ आवर हो गया, योर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये किसी न किसी नाउन पे अपना पोजेशन दिखाते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, आप कहोगे मेरी किताब, तो किताब के ऊपर आपका ही तो पोजेशन है, समझ पा रहे हैं ना? तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप क्या करेंगे, पोजेशन दिखाएंगे, यानी कि ये जो एडजेक्टिव्स होंगे दोनों नाउन के पहले आएंगे, और ये ना अगर आए तो आर्टिकल दोनों नाउन के पहले आएगा। तो दोनों के पहले आने की वजह से दो अलग अलग हो गए। अगर एक के पहले आए तो एक ही व्यक्ति का संबंध दोनों चीजों से है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में आप क्या करेंगे, जब ये अलग अलग आए यानी कि दोनों के पहले क्या हो, पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल आए, ठीक है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल लगेगा। और अगर एक के पहले आ जाए, एक के पहले आ जाए आर्टिकल, आर्टिकल आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट, ए और एंड द, ठीक है, ए एंड और द, इसको डेफिनिट और इंडेफिनिट में बांटा गया है। तो आर्टिकल हो या दोनों के पहले क्या हो, पोजेसिव एडजेक्टिव हो, तो आप इसको इस तरीके से प्लूरल मानेंगे। अब हम एग्जांपल भी देते हैं। बट अगर एक के पहले हो और दूसरे के पहले ना हो, समझ पा रहे हैं ना? तो जो वर्ब होगा, वर्ब वो हमेशा सिंगुलर लगेगा, समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा जब दोनों के पहले ना हो। जैसे देख लीजिएगा एक एग्जांपल, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर, ठीक है, माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। अब सिस्टर और ब्रदर अलग अलग जेंडर होगा तो आप पहचान ही ले रहे हो, लेकिन अगर अलग जेंडर ना हो, जैसे कह दिया जाए माई बुक्स एंड माई पेन्स, तो यहाँ पर मेरी किताबें और मेरा पेन, तो ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब को लेगा, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर कह दिया जाए माई बुक्स एंड द, ठीक है ना, पेन्स, तो ये हमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आपको यहाँ ये नहीं पकड़ना है कि बुक्स और पेन्स तो आ रहे हैं प्लूरल, तो हम वर्ब भी प्लूरल करें। ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल आ रहा है वो उसको बाउंड कर दे रहा है कि वो हमेशा वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल लेगा। एक और देख सकते हैं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और मैनेजर के पहले द लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। बट अगर होता द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो इसका मतलब वही व्यक्ति विद्यालय का प्रिंसिपल है, वही व्यक्ति मैनेजर है। बहुत बेसिक सा है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको जब एग्जाम में अपियर होते हैं तो यही सारे पॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नाउन का भी ले सकते हो, आर्टिकल का भी ले सकते हो, वर्ब का भी ले सकते हो, मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये है, आप इसको नोट कर ले। अब हम लोग देख लेते हैं नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देखिएगा
कि जब आपको प्रोनाउन से बात की जाएगी तो प्रोनाउन के पहले प्रकार आपको जानने होंगे, लेकिन प्रकार एग्जाम में नहीं आता, बट पर्टिकुलर प्रोनाउन किस में रखे गए हैं उसको देख लीजिएगा। तो जो प्रोनाउन होते हैं आप जानते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना, प्रोनाउन कहलाता है, यानी कि नाम ही सर्वनाम है। ओके, सबका नाम सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप पर्सनल प्रोनाउन को ध्यान में रखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये आपने देखा है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपके प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी 2 होता है। कौन कौन सा? आप देखते हैं आई और वी होता है, और इसको यू कहते हैं। जब यू का नहीं आविष्कार हुआ था तो उसके पहले आपने पढ़ा होगा दाऊ, पढ़ा है ना, पोएट्री में अब मिल जाएगा। दाइन, दाई, ये सब मिल जाता था। पोएट्री जब आप पढ़ेंगे तो जो पुरानी कविताएं हैं उसमें ब्रिटिश ऑथर लिखे हैं दाऊ, दाई, दाइन, लेकिन इसका यूज अब नहीं होता। ठीक है, इसको क्लिके फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, मतलब जो चलन से बाहर वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर आपको उसके स्थान पर यू याद रखना पड़ेगा, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ठीक है, और किसी का नाम। ठीक, बहुत बेसिक है, आप सभी जानते हैं, बट आपको क्या पहचानना होगा, जो यहाँ पर मैं बात करती हूँ ये आपका हो जाता है केस, सब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में आप कारक कहते हो, है ना। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट पूछा है कि सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस होता है। ओके, जिसको आप क्या कह देते हो, कोई अधिकार देके नाम बता देते हो। इसके बाद सब्जेक्टिव केस के बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद आप कहते हैं पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस, यहीं पर ये 2 भागों में बच जाता है। एक हो जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? जहां नहीं आएगा तुरंत आप बोलिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, अब इसी को ही डिफाइन करके चलते हैं। देखिएगा, आई का सब्जेक्टिव आई होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, वी का अस होता है। इसके बाद आप पोजेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो माई हो जाएगा और इसका आवर हो जाएगा, इसका माइन हो जाएगा और इसका आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मतलब एक सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस दे करके आपसे पूछ लेगा कि इसमें से पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, या ये जो माइन वर्ड है, ये आवर्स वर्ड है, ये दिए गए सेंटेंस में क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना, या मतलब किस केस में दिया गया। ऐसे क्वेश्चंस भी वर्ड को पकड़ करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बस आपको क्या समझना है, एस लग जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन में और ये विदाउट नाउन आएगा, और जो एडजेक्टिव आएगा वो विथ नाउन आएगा। समझ में आ रहा है? चलिएगा, यू का आप यू ही देखते हैं, इसका योर हो जाता है और योर्स हो जाता है। ठीक है, अब इसमें योर और योर्स में जब पर्टिकुलर बात होगी तो सिंगुलर, और जब सबकी बात होगी तब भी तुम ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसको प्लूरल मान लेंगे। ओके, ही की बात करें तो इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हिम होता है, शी का हर होता है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और इसका हर हो जाता है, इसका हिज ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, बट इसका ठीक है हर्ष आ जाता है। ओके, और इट का भी इट ही रहेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव भी इट्स ही रहेगा और प्रोनाउन भी इट्स रहेगा। ठीक है, यहीं पर आपको चेंज हो, आप देखेंगे जब ये नाउन के बिना आएंगे तो प्रोनाउन बन जाएंगे, नाउन के साथ आएंगे तो ठीक है एडजेक्टिव बन जाएंगे। और दे की बात करेंगे तो देम को लिया जाता है, फिर यहाँ पर देयर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर से एस ऐड हो जाता है। और ये जो नेम है, जब ये गर्ल का नेम होगा तो किसको फॉलो करेगा, शी को फॉलो करेगा, और जब ये बॉय का नेम होगा तो ही को फॉलो करेगा, और जब ये न्यूटर जेंडर होगा तो इट को फॉलो करेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा? तो ये बेसिक सा था, आप इसको जान लिया। अब इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे
दिस, या मैं दीज आज प्लूरल बना दूं, दीज बुक्स आर योर्स। ठीक है, अब इसको सेंटेंस दे दे कि इसको आप क्या करो, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करके बताओ। सेंटेंस को 4 ऑप्शन दे दे, तो आप इसको, अगर इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाना हो और मीनिंग ना चेंज हो तो आप कैसे चेंज करेंगे इसको? आप क्या कर सकते हैं, दीज आर योर बुक्स, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ और बोथ आर करेक्ट। एक में ये प्रोनाउन है और एक में ये एडजेक्टिव बन गया। समझ आया? अब ये दे करके भी अंडरलाइन वर्ड कर दे, और अंडरलाइन नहीं दे करके देयर और दीज ऑप्शन दे दे, आर दे दे, योर दे दे, बुक्स दे दे, और पूछ ले कि कौन सा वर्ड है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे भी होता है, अंडरलाइन करके पूछेगा या बिना अंडरलाइन किए उसी सेंटेंस के वर्ड्स को ही उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? इसके बाद दूसरा प्रोनाउन आता है, वो होता है हम सभी का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही सेम प्रोनाउन एडजेक्टिव मिलते जुलते हैं। आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन सेम नाम सेम वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेम नाम सेम वर्ड। ठीक है, बट यही अंतर है, जब ये प्रोनाउन की तरह काम करें तो प्रोनाउन, और एडजेक्टिव की तरह काम करें तो एडजेक्टिव। बट अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जब ये प्रोनाउन बन के आएगा तो प्रोनाउन बता देंगे, अभी हम बता रहे हैं कैसे प्रोनाउन बनेगा, और यही जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव में ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? एक साथ 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप ध्यान में रखिएगा, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी। तो यहाँ पर देखिए ये है, कहीं कहीं आपको सच भी मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा। ठीक है, कहते नहीं हो सच टाइप्स ऑफ पीपल, सच बुक्स। ठीक ना, तो जब टाइप्स ऑफ पीपल कहोगे तो आपका प्रोनाउन बन जाएगा, और सच बुक्स कहोगे, सच बॉयज कहोगे तो ये एडजेक्टिव बन गया। बट सारे किताबों में ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, अब ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे बनेगा, जैसे अगर आपको कहना हो ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो क्या बन गया ये? दूसरा देखिए, ईच बॉय। अब यहाँ पर जब ऑफ द लग गया तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया, और तुरंत जब आप नाउन के पहले तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। पहचान का तो ये हो गया, बट दोनों सिचुएशन में सिंगुलर वर्ब होगा। समझ पा रहे हैं ना? कैसे? ईच की वजह से, जैसा कि कल हम लोग चर्चा किए थे, ईच की वजह से, एवरी की वजह से, आइदर की वजह से, नाइदर की वजह से, हमेशा ये वर्ड अगर आ जाए तो ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेंगे। बट ये नाउन को प्लूरल कब करेंगे? जब ऑफ द लगा हो तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, बट जब ऑफ द न लगा हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। कैसे देखा जाए? यहाँ पर देखिए, अगर कह दिया जाए either of the two boys, ठीक है, तो ये आपका जो either है ये प्रोनाउन है, of the के बाद आया boys प्लूरल, क्योंकि ये टू को फॉलो कर रहा है, और either का प्रयोग दो में से कोई एक, neither का प्रयोग दो में से कोई नहीं। उसी प्रकार से none का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है, every का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जब सिंगुलर किया जाए तो आप सिंगुलर के लिए ईच, एवरी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब दो में से आपको ऑप्शन मिले तो हमेशा आइदर का यूज करें, और दो में से जब नेगेटिव का ऑप्शन मिले तो आप नाइदर का यूज करें। नन और नाइदर दोनों एग्जाम में आता है। जब दो से अधिक हो तो नन यूज कर लेंगे, नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, नन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब मोर देन 2 सब्जेक्ट, और दो हो तो क्या करेंगे आप? नाइदर करते हो। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, दोनों सिचुएशन में जो वर्ब रहेगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, चाहे प्रोनाउन हो चाहे एडजेक्टिव। बट ऑफ द की वजह से नाउन आपका प्लूरल, और अगर ऑफ द ना रहे तो सिंगुलर। ठीक है, जैसे आप इसको आइदर ऑफ द हो गया, अगर कह दिया जाए आइदर
सिंगल करना ही है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है लेकिन सारे एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, ऑफ द के बाद जब वॉइस आ गया तो आप एक सामान्य धारणा रखते हैं कि जब आप अंत वाले सब्जेक्ट को देखते हो तो हमेशा वर्ब आपको प्लूरल दिमाग में बनता है। यहीं पर खेल हो जाता है कि जब आप हमेशा नजरों पे विश्वास करते हो तो कंफ्यूजन हो जाती है। और रूल को याद रखेंगे तो हमेशा आइदर, ईच, है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा, जो मैंने ग्रामर की सीरीज चलाई थी, मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बट वहाँ पर है ना एक्सप्लेन करने का टाइम बाउंड होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे अच्छा टाइम है तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर अब वही आपने अगर पहचान करना हो तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, समझ आ गया। इसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देख लें। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों देख लें। दिस होता है, दीज होता है, और दैट होता है, दोज होता है, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, अब यहाँ पर वही सेम पैटर्न, जब ये नाउन के साथ आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, अदरवाइज प्रोनाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे वही मैंने फिर से रिपीट कर दूं, दोज बॉयज आर नॉट कमिंग रेगुलरली, तो ये सेंटेंस में अभी अंडरलाइन कर दे तो आपको पता चल गया ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब यहाँ पर ये दोज को ऑफ द करके कर दे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ओके, यस मैम। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ना है। इसमें भी जैसे दो वर्ड है वैसे दो रूल भी है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिस प्रकार से दो रूल है वैसे दो वर्ड भी है। कौन सा है, एक होता है वन एंड अदर और एक होता है ईच अदर, ठीक है। यही दो प्रोनाउन हमेशा रेसिप्रोकल में, इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो की बात होगी, फॉर, टू पर्सन या थिंग, और ये क्या हो जाएगा, मोर देन टू पर्सन और थिंग, ठीक है। इसको आप ध्यान करें। बस जब दो की बात हो तो यहाँ पर ईच अदर, और दो से अधिक की बात हो तो वन अनदर। ओके, जैसे बिटवीन और अमंग आप पढ़ते हो ना, बिटवीन का प्रयोग हमेशा दो के साथ, अमंग का प्रयोग दो से अधिक के साथ, लेकिन जब पर्टिकुलर की बात हो तो बिटवीन का प्रयोग भी दो से अधिक के साथ किया जा सकता है, उसको मैं आपको, ठीक है, प्रीपोजिशन में बताऊंगी। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, यही दो वर्ड है, बस आप इतना याद रखें, जब सेंटेंस में दो की बात हो तो ईच अदर, और दो से अधिक की बात हो तो वन अनदर। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे, देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे, देखिए। जब आप क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हो, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से आप जानते हो, व्हाट है, whom है, who है, how है, whose है, जब इनके साथ नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे, और जब नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। कैसे, देखिएगा। अगर कह दिया जाए which of the books is yours, तो ये क्या बन गया, प्रोनाउन
बन गया। कैसे प्रोनाउन बन गया आप देख पा रहे हैं ना, ऑफ द बीच में गैप का काम कर दिया। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे कहें, विच बुक इज योर्स, तो ये एडजेक्टिव बन गया। समझ पा रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसी को अगर आप देखते हो कंजक्शन में, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन आप देखते हो, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन देखते हो, तो जिस नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं वहीं पर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे आप इसको देख सकते हैं, कह दिया जाए ही इज द सेम बुक दैट was lost yesterday, ठीक है, yesterday। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, बुक की वजह से एडजेक्टिव बन गया ना। यस। बट आप देखिए जब यही कंजक्शन इस तरीके से होता है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव, तब आप क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में जब यही वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। हाँ सर, यूपीएससी जी। आज कितने बच्चे नए आए? गुड आफ्टरनून सर। और अगर कॉलेज में कॉलेज की गरिमा गिरनी नहीं चाहिए, ये जान लो, कायदे से जैसे एकदम सिस्टम से पढ़ो, बहुत सारी चीजें सीख के जाओ, ठीक है बेटा। सब नए हैं? नहीं सर। नए कितने आ जाए? आज कितने नए आए? 1 2 3, ठीक। समझ पा रहे हैं ना। तो जब ये कंजक्शन का काम करेंगे, ध्यान करें, इधर ध्यान करें, बात बिल्कुल मत करें। देखिएगा, जैसे अगर कह दिया जाए ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड यू यस्टरडे, तो आप देख पा रहे हैं ना, ये हु किसको डिफाइन कर दिया, पर्सन। लेकिन अगर यही पर होता इट इज द बुक विच, तो आप क्या कर देंगे इसको, ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, रिलेशन भी बनाया और प्रोनाउन की तरह भी काम किया। यहाँ पर आप इसको एडजेक्टिव नहीं बनाएंगे, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे आता है, नाउन के पीछे नहीं। समझ आ रहा है ना। यही सब कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें, ढेर सारे क्वेश्चंस को करें, जहाँ पे कंफ्यूजन हो जरूर से जरूर पूछें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फीड होंगे सारे रूल्स। तो आपने देखा कि कैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव मिलके काम करते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। इसके बाद इंडेफिनिट जो है प्रोनाउन, इंडेफिनिट एडजेक्टिव देख लें। इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसमें क्या होता है, इंडेफिनिट मीन्स होता है ना अनिश्चित, यानी कि जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, ठीक है। जैसे अगर कह दिया जाए सम बुक्स, सम बॉयज, ठीक है, सम पेन्स, या कह सकते हो ऑल पेन्स, ऑल बुक्स, लेकिन आप ऑल ऑफ द भी तो कहते हैं। तो बस आप यही याद रखें, जब ऑफ द लगे कीवर्ड की तरह ही ध्यान कर लें, तो ये हमेशा प्रोनाउन बन जाएगा, और जब ऑल ऑफ द ना लग करके सीधे ये कनेक्ट कर ले तो ये एडजेक्टिव। जैसे ऑल द बॉयज, ठीक है, या ऑल बॉयज, तो क्या करेंगे आप, एडजेक्टिव बना देंगे, ऑल ऑफ द गर्ल्स कर देंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप देखते हो कि जब संख्या निश्चित हो जाती है तो निश्चय हो जाएगा, जैसे आप कह दो 2 बुक्स 3 बॉयज, है ना, इस तरीके से तो ये निश्चित हो गया। और अनिश्चित की बात करें तो नन कर दो, सम, एनी, एनीबडी, उसी से बड़ी और थिंग ये सब जोड़ देते हो, नथिंग कर देते हो, नोबडी कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हो ना, थिंग, बडी, पर्सन, ये सब जोड़ करके आपका बन जाता है। जब बड़ी हो तो पर्सन हो, थिंग हो तो नॉन लिविंग हो, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो इंडेफिनिट में बस आप अगर पहचान करें तो आप ऑफ द को ही लेके चल सकते हैं, और अगर पहचान ना करें, बनाना हो, तब भी आप जो है जब इसके साथ नाउन आएगा तो इसको एडजेक्टिव मान लेंगे, ठीक है।
इसके बाद कुछ और हैं जो एडजेक्टिव के अलग से रूल बनते हैं, जैसे जिसको आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो ये भी दो हो जाते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल नंबर होगा वो 1 2 3 4 और जो ऑर्डिनल नंबर होगा वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। तो जब आपको ऑर्डिनल नंबर मिले तो उसके पहले द आर्टिकल अनिवार्य हो जाती है, जैसे द लास्ट, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, ये हमेशा द को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप इसको द आर्टिकल के बिना अगर आ जाए तो वही सेंटेंस में एरर मिल जाएगा आपको, ठीक है। द लास्ट, द नेक्स्ट, ठीक है, आप कहते हो द सेकेंड, इस तरीके से आप कुछ भी करें, ये ऑर्डिनल नंबर यानी ऑर्डर को सेट कर रहा है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में द को लेकर के चलते हैं, द नहीं रहेगा तो आप इसको तुरंत द को लगाना अनिवार्य है, बिना द के आप कभी नहीं करेंगे। अगर आप इसको ग्रामर से पढ़ें तो आ रहा है, और अगर आप रीडिंग को अपने हैबिट में डाल दें तो द आप लेकर के चलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पढ़ने होंगे। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करना है, मिला के कैसे चलना है, आपको पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल्स। कुछ स्पेशल रूल्स में क्या होता है, कुछ स्पेशल रूल्स में हम सभी देखते हैं कि जब जैसे द सेम हो गया कभी आ जाए, द ओनली हो गया, ठीक है, तो कभी भी सेंटेंस में द सेम, द ओनली आ जाए तो इसके साथ जो नाउन होगा वो तो रहेगा ही, बट जो एडजेक्टिव होगा या जो रिलेटिव वर्ड आएगा वो हमेशा चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के साथ हमेशा द का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर अगर द सेम बॉय आ जाए तो आप दिमाग में नहीं रखेंगे, तो कि पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं। अगर थिंग आ जाए तो आप नहीं सोचेंगे, यहाँ की थिंग के लिए हम विच लगाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा, हमेशा ये दैट को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर देखिए सारे क्वेश्चन वर्ड को भी एक बार, जब कभी आपको व्हाट मिले, हु मिले, व्हाई मिले, हाउ मिले, वेयर मिले, ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, हुज लिख लीजिए, व्हेन लिख लीजिए, ठीक। तो व्हाट का प्रयोग हमेशा किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। हु का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए करते हैं। व्हाई का प्रयोग आ जाए तो रीजन के लिए किया जाता है। हाउ का प्रयोग हमेशा मेथड के लिए करते हैं। फिर आपको वेयर का प्लेस अगर मिल जाए तो प्लेस के लिए। हुज का प्रयोग पोजेशन के लिए, ठीक है, किया जाता है। और व्हेन का प्रयोग हमेशा टाइम के लिए किया जाता है। फिर आपको मिल जाएगा हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी और हाउ मच, ठीक है। तो जब मेनी मिल जाए तो नंबर के लिए और मच मिल जाए तो क्वांटिटी के लिए, ओके। हाउ मेनी मिल जाए तो नंबर के लिए, हाउ मच मिल जाए तो क्वांटिटी के लिए। अब जब नंबर आएगा तो वर्ब प्लूरल और मच आएगा तो वर्ब सिंगुलर। समझ आ रहा है ना। फिर एक वर्ड आपको मिल जाता है फ्यू, ये नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लिए, ये वाला हो गया होगा। फिर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में, तो उसको आप देख लीजिए। ये फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू जो होता है वो आपको इंडेफिनिट में मिल जाएगा। और अगर एडजेक्टिव की बात करें तो नंबर में भी मिल जाता है कि इंडेफिनिट नंबर। जैसे अगर कह दिया जाए अ फ्यू बॉयज, तो इसका मतलब कोई निश्चित संख्या तो नहीं है, थोड़ा का प्रयोग हो रहा है। अ लिटिल वाटर, और एक वैसे प्रोवर्ब भी है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। प्रोवर्ब भी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने को भी आ जाते हैं, या पैसेज में आपको अंडरलाइन करके या कुछ कहते हुए स्टेटमेंट में दे देता है, ठीक ना। तो देखिएगा इसका एक बार प्रयोग ऐसे सीख लें। अगर आपको अ लिटिल मिले, लिटिल मिले और द लिटिल मिले, तो इन तीनों का प्रयोग हमेशा क्वांटिटी के साथ
ठीक है। द लिटिल बुक्स, तो वहीं पर आपको समझना है कि ये क्वांटिटी की बात करेगा। सेम पैटर्न में अगर आप फ्यू की बात करें, आ फ्यू की बात करें और द फ्यू की बात करें, तो ये हमेशा नंबर को डिफाइन करता है, ठीक है। फिर कुछ हैं जब इनके साथ नंबर आ जाएगा तो ये नंबर को फॉलो करेंगे, जैसे सम बॉयज, और अगर नंबर नहीं आएगा तो कह सकते हैं सम वाटर। तो ये अनकाउंटेबल हो गया, ये काउंटेबल हो गया। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे आप इसको ग्रामर से सीखें तो ग्रामर है, और अगर आप रीडिंग है भी डेवलप करें तब भी आप रट पकड़ने लगते हो, क्योंकि आपको आपकी आंखों को लगता है ना ये तो यहाँ गड़बड़ है, ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए इसका, इन दोनों का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में, और इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, परंतु दोनों का अर्थ कुछ या थोड़ा होता है, ठीक है। कुछ या थोड़ा के अर्थ में इसका प्रयोग पॉजिटिव, इसका प्रयोग पॉजिटिव, बट इसका प्रयोग निगेटिव। अब कह दिया जाए आई हैड लिटिल मनी, whatever I lost yesterday, ठीक है। ये अब सेंटेंस दे दिया जाए तो दिया गया सेंटेंस गलत है। ना के बराबर पैसे रहेंगे तो खोएंगे क्या, समझ पा रहे हैं ना। तो आई हैड लिटिल मनी, मेरे पास ना के बराबर पैसे थे जिसे मैंने क्या कर दिए, खो दिए। तो यहाँ पर मतलब व्हाटएवर मींस जो कुछ भी, तो क्या था, खो दिए। तो यहाँ लिटिल का प्रयोग गलत है, यहाँ पे द लिटिल होना चाहिए। द लिटिल मतलब हो गया जो कुछ भी था सब कुछ मैंने समाप्त कर दिया। पर्याप्त तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है सबको समेट देंगे तो द फ्यू, और अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो द लिटिल। ओके, बस यही बच्चों को कंफ्यूज करता है और समझ में नहीं आता लिटिल का प्रयोग, द लिटिल और अ लिटिल। जब लिटिल का प्रयोग आप देखेंगे तो सेंटेंस में देखिए कि जो लिटिल आपने देखा है क्या उसका मीनिंग ओवरऑल आ रहा है। ओवरऑल आएगा तो तुरंत दा लगा दे, और नेगेटिव सेंस में आएगा कि मेरे पास न के बराबर पैसे हैं तो आप बोल दोगे लिटिल मनी। लेकिन आप जो कुछ भी था सब कुछ तो द लिटिल, ठीक है। या अगर जो है पर्सन के परिप्रेक्ष्य में लें तो जितने बच्चे आए थे सभी बच्चे चले गए तो द फ्यू बॉयज, और ना के बराबर आएंगे तो पढ़ेंगे क्या। समझ पा रहे हैं ना। मतलब आप ऐसे समझें, डेली लाइफ से रिलेट करें तभी आपको अच्छे से याद होगा, और इसको रटने की कोशिश करेंगे तो जरूर से जरूर कंफ्यूज होंगे और भूलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर के ये सारे रूल्स को पढ़ लिए। अब हम लोग एक पैसेज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो टफ मीनिंग होगी उसको आप जो है नोट करते चलिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ एक अच्छी मीनिंग अगर आपको आ जाती है तो हो सकता है अगले पैसेज में पूछ ले, है ना। और पैसेज का कोई एक निश्चित निर्धारण नहीं है कि कौन सा पैसेज आएगा, ये रिपीट तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी बात दिमाग में रखिए कि रिपीटेशन पैसेज का नहीं होता एग्जाम में। ओके, तो चलिएगा ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी बच्चे से पूछ लूंगी, ठीक है। ये सभी लोग को कंसंट्रेशन करना है। आपका पैसेज है, अच्छा पैसेज भी कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे उसको बांट भी देता है। जैसे कुछ पैसेज आपको ऐसे मिलेंगे कि वो लाइंस में बांट देगा, 5 लाइन को 5 नंबर, उसके बाद यहाँ पर कोई कंजंक्शन या कोई ज्वाइनिंग वर्ड दे करके 10 नंबर करके 10 लाइन ऐसे दे देगा, फिर कोई ज्वाइनिंग वर्ड दे करके आपको 15 करके ऐसे दे देगा। तो आपकी आदत क्या डेवलप होनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ वाली बात यही रह गई, अब हमें आगे कोरिलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा ही एक पैसेज है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये साइंस पर बेस्ड पैसेज है। एनेस्थीसिया इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी मीन्स अ लॉस ऑफ सेंसेशन आइदर परमानेंट और टेम्परेरी। एनेस्थीसिया मतलब आप जानते हो ना, बेहोश करने वाली जो दवा होती है उसको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बोलते हैं। तो साइंस पर बेस्ड पैसेज है, आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा है कि जो क्या करता है, हमारी संवेदना को शून्य कर देता है, या तो परमानेंटली या तो टेम्परेरी। ओके,
देखिएगा, द टर्म इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब, जो टर्म होता है उसको वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। द टर्म इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लॉस ऑफ। अब यहीं पर ये पैसेज समाप्त हो गया, दूसरा पैसेज स्टार्ट है। सेंसेशन विच मेक्स अ सर्जिकल ऑपरेशन पेनलेस, तो क्यों किया जाता है? जब सर्जिकल ऑपरेशन को यानी शल्य चिकित्सा को दर्द रहित बनाना जो है वो, तो ऐसा किया जाता है। फिर देखिएगा, अब फिर से दूसरा पैसेज स्टार्ट है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, क्वेश्चन बन सकता है। 4 प्रकार के होते हैं, जनरल, स्पाइनल, रीजनल एंड लोकल। 4 प्रकार के कौन कौन से? एक जनरल, दूसरा स्पाइनल और तीसरा रीजनल और चौथा लोकल। समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद है एनेस्थेटिक्स में बी गिवन एज गैसेस बाई, ये क्या गैसेस के द्वारा भी दिया जा सकता है। इसके बाद बाई इनहेलेशन और एज ड्रग्स इंजेक्टेड इनटू अ वेन, मतलब कैसे? सांस के माध्यम से भी या इंजेक्शन के माध्यम से भी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है अ पेशेंट गिवन जनरल एनेस्थेसिया लॉसेस कॉन्शियसनेस। जनरल एनेस्थेसिया कब दिया जाता है? जब किसी के कॉन्शियसनेस को अचेत किया जाए, यानी कि कॉन्शियसनेस मतलब चेतना और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। एनेस्थेसिया ऑफ अ फेयरली लार्ज आर द बॉडी रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग इनटू अ स्पाइनल कैनल। अब यहाँ पे जो चारों प्रकार बताया है वो चारों प्रकार आपको अलग अलग बता रहा है कि किसमें क्या किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जनरल में क्या करते हैं? सांस के माध्यम से, गैस के माध्यम से। आप देखते हैं ना, पहले थर्माकोल वगैरह नाक में कुछ होता था जो कि गुब्बारा गिराया जाता था, ऐसा कुछ। तो अभी ये जनरल में आएगा। ओके, बस यही से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद देखिएगा स्पाइनल में क्या करते हैं। कह रहा है कि इंजेक्टिंग द एनेस्थेटिक ड्रग इनटू अ स्पाइनल कैनल, मतलब स्पाइनल कैनल में रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ऑल, इसके बाद तीसरा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। दैट पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द लेवल एट विच द ड्रग इज इंजेक्टेड इज एम्फेसाइज्ड। क्या करते हैं कि जिस पार्ट में लगाएंगे इंजेक्शन उसके नीचे का जो है पूरा एरिया शून्य हो जाता है। ये क्या था कि आप ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये स्पाइनल का हिस्सा बताया, अब रीजनल का बता रहा है। रीजनल एनेस्थेसिया इज द इंजेक्टिंग ऑफ द नर्व्स एज दे इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉलम, मतलब इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो स्पाइनल कॉलम में इमर्ज मतलब मिल जाता है। द एनेस्थेसिया इंडक्स्ड बाय दिस, और इसको क्या करता है? इंडक्स मतलब होता है प्रेरित करना या किसी चीज को जागृत करना। फिर हम मेथड अफेक्ट्स ओनली दैट एरिया ऑफ द बॉडी सप्लाइड बाय दोज नर्व्स, और फिर क्या करता है? उस नर्व्स के एरिया को क्या कर देता है? वो रोक देता है जहां पर सेंसेशन सप्लाई हो रहा था। इन लोकल एनेस्थेसिया द ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ द ऑपरेटिंग इंसिजन and sometimes also into the nearby surrounding tissues, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि जहां पर भी आपको ऑपरेशन होगा उसी निश्चित एरिया के पास इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वहां के टिश्यूज यानी ऊतकों को वो शून्य कर देता है। समझ आया ना पूरा? इसके बाद कह रहा है फॉर्मली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक वाज cocaine, a drug extracted from the leaves of the coca bushes and introduced in 1879। मतलब क्या कह रहा है कि पहले क्या होता था? पहले कोकीन नाम का एक ड्रग होता था जो कोका की झाड़ियों से निकाला जाता था, उसको भी यूज किया जाता था। बट कब इंट्रोड्यूस मतलब परिचय में आया? 1879 में। इसके बाद बट इट हैज सम डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ हानियां भी हुई। एंड समटाइम्स अनडिजायरेबल, और कई बार अवांछित भी हुआ कि मतलब ठीक नहीं है। फिर है साइड इफेक्ट्स। अनडिजायरेबल के बाद फिर दूसरा पैरा स्टार्ट हो गया है साइड इफेक्ट्स, मतलब अवांछित साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। फॉर स्पाइनल रीजनल एंड लोकल एनेस्थेसिया प्रोक्रेन और वन ऑफ द सेवरल मॉडिफिकेशन
medications or procaine is now widely used instead of cocaine. Means क्या, बाद में क्या हुआ, कोकीन के स्थान पे प्रोकेन नाम का जो है दवा यूज किया जाने लगा। इसके बाद इज नाउ वाइडली यूज इंस्टेड ऑफ कोकीन, यानी कोकीन के स्थान पे अब वाइडली मीन्स क्या होता है, विस्तृत या जो है बृहद स्तर पर इसको यूज किया जाता है। आगे बढ़िएगा। फॉर एवरी लिमिटेड एंड शॉर्ट ऑपरेशंस सच एज ओपनिंग अ स्मॉल एब्सेस, एब्सेस मीन्स होता है फोड़ा, ABSCESS, ठीक है। इसका शाब्दिक मीनिंग है फोड़ा, या मतलब आप देखते हो ना छोटे ऑपरेशन के समय स्प्रे वगैरह मार देते हैं डॉक्टर्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि ओपनिंग अ स्मॉल एब्सेस यानी छोटे मोटे फोड़े जैसे चोट को हटाने के लिए ऐसा किया जाता था। लोकल एनेस्थीसिया में भी इंड्यूस्ड बाई स्प्रेइंग रादर देन इंजेक्टिंग, मतलब क्या, इंजेक्शन के स्थान पे लोकल एनेस्थीसिया जो होता था उसको स्प्रे मार दिया जाता था, तो क्या उसको लोकल पे रखेंगे। फिर कह रहा अ केमिकल, वो क्या होता था, एक केमिकल होता था और केमिकल का नाम दिया हुआ है एथिल क्लोराइड। ओके, एथिल क्लोराइड होता था जिसका स्प्रे लगा मार देते थे और छोटे ऑपरेशंस को कर लेते थे। ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन इन चेंजिंग फ्रॉम द लिक्विड टू गैसियस स्टेट, और फिर क्या लिक्विड से ये चेंज होकर के गैसीय अवस्था में आ गया। दिस ड्रग फ्रीजेस द एरिया स्प्रेड एंड परमिट्स पेनलेस इंसिजन, इंसिजन मतलब होता है छोटा चीरा, INCISION, इंसिजन मीन्स होता है छोटा चीरा लगाना या पहला सावधानी पूर्वक लगाया गया, ठीक है, चीरा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि वो जब स्प्रे मारते थे तो जो निश्चित स्थान को वो फ्रीजन यानी कि जमा देता था या ठंडा कर देता था जहाँ पर सेंस ना फील कर पाए। ओके, अब क्वेश्चंस देखिएगा। आपको पहला क्वेश्चन मिल रहा है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड, आपको ऑप्शन मिल रहा है द बॉडी लॉसेस इट्स कॉन्शियसनेस, दूसरा कह रहा है द पार्ट गेट्स एक्साइटेड, तीसरा ऑप्शन है दैट पार्ट लॉसेस द एबिलिटी टू फील एनी पेन, चौथा ऑप्शन कह रहा है द नियर बाई ऑर्गन लॉसेस इट्स फंक्शनल परमानेंटली। सी ऑप्शन, सभी बच्चे सी ऑप्शन करेंगे ना? यस मैम। कोई बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो तो हम एक्सप्लेन फिर से करें, ठीक है। देखिए कह ही रहा है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी इज एनेस्थेसाइज्ड, जब किसी बॉडी के पार्ट को एनेस्थेसाइज किया जाता था तो क्या रिएक्शन होता था। तो पहला ऑप्शन मिला आपको कि ये पूरी शरीर बेहोश हो जाती थी, तो पूरी शरीर बेहोश की चर्चा ही नहीं हुई है, जहां पर आप उसका यूज करोगे उतने ही एरिया को शून्य कर रहा है। तो तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि क्या होता था, किसी भी प्रकार के पेन को फील करने की योग्यता समाप्त हो जाती थी। तो डायरेक्टली ना पूछ करके आपको ऑप्शंस तो इनडायरेक्टली ही देगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे, द रियल पर्पस ऑफ यूजिंग एनेस्थेटिक्स इज, मतलब क्या वास्तविक उद्देश्य होता था। ऑप्शंस देखेंगे, टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, दूसरा कह रहा है टू क्योर पेशेंट्स ऑफ डिजीज, तीसरा ऑप्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग पेन, और लास्ट टू मेक पेशेंट्स अनकॉन्शियसनेस। सी, आपको हमेशा पैसेज के अनुसार काम करना है। अगर आप इसको पैसेज से दूर रखें तो सभी उद्देश्य तो है, ऑपरेशन भी करना है ना, रोग से भी दूर भगाना है इंसान को, और पेशेंट को बेहोश भी करना है, बट यहाँ पैसेज में क्या बोला है, सी ऑप्शन, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या था आपका, टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग पेन, ठीक है। यही क्यों प्रेफर करेंगे आप, क्योंकि चारों प्रकार के एनेस्थीसिया में आपको आपका उद्देश्य है कि दर्द रहित ऑपरेशन, समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एनेस्थेटिक इज इनहेल्ड व्हेन इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड, ऑप्शंस देखिएगा, एज अ गैस, एज अ स्प्रे, एज अ ड्रग, बाय इंजेक्शन, बाय इंजेक्शन। An anesthetic is inhaled when it is
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? एज अ गैस। ओके, और देखिए ड्रग में, स्प्रे में, इंजेक्शन में ऐसा तो है ना, क्वेश्चन में आपको इनहेल वर्ड दे दिया और आपको जो है दूसरे वाले पैसेज में इनहेलेशन दिया ही हुआ है कि गिवन एज गैसेस बाय इनहेलेशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज रिस्टोर्टेड टू व्हेन। ऑप्शंस देखें, द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी। तीसरा ऑप्शन, अ ड्रग हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। और तीसरा, अ पेशेंट हैज टू बी मेड अनकॉन्शियसनेस। और अ स्मॉल एरिया हैज टू बी एनेस्थेसाइज्ड। क्वेश्चन है आपका, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज रिस्टोर्टेड व्हेन। कब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता था? पहला ऑप्शन देखेंगे, द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब आपके शरीर के बड़े हिस्से में जब ऑपरेशन किया जाता था। दूसरा ऑप्शन है, अ ड्रग हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन, मतलब नसों में दवा डाली जाती थी इंजेक्शन से। और तीसरा, अ पेशेंट हैज टू बी मेड अनकॉन्शियस, जब उसको बेहोश किया जाता था। और अ स्मॉल एरिया हैज टू बी एनेस्थेसाइज्ड। बताइए ए ऑप्शन। अच्छा बताइए इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसको आप कह दोगे कि नहीं होगा। बी ऑप्शन था, अ ड्रग हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है। देखिए पूछ रहा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज रिस्टोर्टेड टू व्हेन। स्पाइनल एनेस्थीसिया कब दिया जाता था? जब आपको रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता था और एक निश्चित एरिया को वो, मतलब आप है ना, आधी बॉडी को शून्य कर देता था। ठीक, हाँ, जहाँ लगता था उसके नीचे। अब क्वेश्चन के ऑप्शन को समझिएगा, द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी। दूसरा कह रहा है, अ ड्रग हैज टू बी इंजेक्टेड इनटू द वेन। और तीसरा, पेशेंट हैज टू मेड अनकॉन्शियस, तो पेशेंट को तो बेहोश नहीं किया जाता था ना। तो जब आपको आंसर ना समझ में आए तो आप जो है एलिमिनेशन की स्टाइल अपनाइए। कौन सा बिल्कुल नहीं होगा? तो पेशेंट को अनकॉन्शियस तो कभी नहीं किया जाता था, उसके पार्ट को ही कॉन्शियसलेस किया जाता था। ठीक है, फिर अ स्मॉल एरिया हैज टू बी, तो स्मॉल एरिया के लिए आप देख रहे थे कि लोकल वाला था जो आप स्प्रे मार देते थे, तो सी डी बिल्कुल नहीं होगा। अब ए बी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिएगा, इन्वॉल्व्स अ बिग एरिया ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर के बड़े हिस्से में ऑपरेशन करना हो। एक ऑप्शन ये बचा रहा है और दूसरा कह रहा है कि नसों को जब इंजेक्शन लगता था तो वो दवा नसों को शून्य कर देती थी। अब आप देखिए किसको प्रेफरेंस करें? बी ऑप्शन। ए ऑप्शन को जब आप छोटा चीरा लगाएंगे, यानी कि जब जो है फोड़े का ऑपरेशन होगा तभी ऑपरेशन की चर्चा हुई है पैसेज में। समझ पा रहे हैं ना? जब आप छोटी सर्जरी करोगे, यहाँ बड़ी सर्जरी के लिए बस यही बताया है कि पूरे जहाँ पे लगेगा उसके बाद को शून्य कर देगा, तो आपको पैसेज के अनुसार काम करना। वो तो बाद का प्रोसेस, आप सोच रहे हो बड़ा ऑपरेशन होगा तो है ना नीचे के एरिया को शून्य कर देंगे, ये आप पैसेज से हट के बात कर रहे हो। समझ पा रहे हैं ना? तो बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, तो कंफ्यूजन हो गया ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन द साइट ऑफ द ऑपरेटिंग इंसिजन, ये वाला जो वर्ड है द साइट ऑफ द, इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अब इस वर्ड का क्या मीनिंग है? कह रहा है कि इट मीन्स, पहला ऑप्शन देखेंगे, द स्पॉट एट विच द एनेस्थेटिक हैज टू बी इंजेक्टेड। दूसरा है द एरिया ऑफ द बॉडी सप्लाइड बाय स्पेसिफिक नर्व्स। और तीसरा ऑल द सराउंडिंग्स टिश्यूज। और चौथा है द प्लेस एट विच अ कट इज टू बी मेड। पहला ऑप्शन आपको मिला, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बस अगर मैं साइट का मीनिंग बता दूं तो भी आप कर दोगे।
ठीक है, लेकिन समझिएगा कह रहा है कि द साइट ऑफ द ऑपरेटिंग इंसिजन का क्या मीनिंग है। ऑप्शन मिला द स्पॉट द एट विच द एनेस्थेटिक हैज टू बी इंजेक्टेड, वो स्थान जहां आपको इंजेक्शन लगा है, समझ पा रहे हैं ना। दूसरा कह रहा है द एरिया ऑफ द बॉडी सप्लाइड बाय स्पेसिफिक नर्व्स, मतलब जो है विशेष प्रकार के नर्व्स को जो सप्लाई किया गया है, या ऑल द सराउंडिंग्स टिश्यूज, जो आसपास के टिश्यूज हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है द प्लेस एट विच इज अ कट टू बी मेड। ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया ना इसका मतलब छोटा कीड़ा है, छोटा ऑपरेशन, या पहला वाला जो आप लगाओगे तो, और ये जो साइट वर्ड है, इस साइट वर्ड का मतलब प्लेस होता है, ठीक है। आप कहते हो ना साइट पर गए हैं, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, तो साइट का मतलब जो है प्लेस होता है। और SIGHT अगर कहीं मिल जाए तो इसका मतलब होता है सीन, यानी दृश्य, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। यस मैम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन एब्सेस इज, एक एब्सेस वर्ड जो मिला वो क्या है। पहला ऑप्शन अ कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन अ होल इन द बॉडी। दूसरा ऑप्शन एन ओपन वाउंड रिक्वायरिंग सर्जरी, खुला हुआ एक घाव जिसको सर्जरी की आवश्यकता है। अ डीप होल तीसरा ऑप्शन था, और चौथा है एन ऑपरेटिंग इंसिजन। और क्वेश्चन है एब्सेस मीन्स क्या होगा, ठीक है, एब्सेस मीन्स क्या होगा, SCE ओके। एब्सेस मीन्स क्या होगा हिंदी में तो आप बता लोगे, बट ऑप्शंस के अनुसार काम करना है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन अ होल इन द बॉडी। दूसरा कह रहा एन ओपन बाउंड रिक्वायरिंग सर्जरी, हाँ बिल्कुल सही। देखिए एक ऐसा बॉडी का जगह जहां पर विषाक्त चीजें इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है, ये एब्सेस है। बाकी जो है डीप होल ऐसी कोई चर्चा नहीं है। देखिए अगर पर्टिकुलर मीनिंग ना आए आपको तो आपको सोचना है हमारे पैसेज में दिया क्या है, एक डीप होल तो ऐसा कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। और फिर देखिए ऑपरेटिंग इंसिजन, वो तो ऑपरेटिंग इंसिजन का मतलब वो दूसरे वाले पैसेज में था, इस वाले पैसेज में वो वर्ड आया ही नहीं। और ओपन बाउंड है तो बिल्कुल नहीं यार, खुला हुआ घाव जिसको सर्जरी की आवश्यकता है। तो जब आपको नहीं भी आ रहा था तो जब ये ऑप्शन बचा तब भी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा बात हो जाता है जब आप वही है ना 50-50 का रेशियो, एक जो दो नहीं होगा कोई दो होगा, तो उसमें जब आप कहते हैं ना कि जब आप, कई बार होता है कि पहले लगता है कि ये सही है, उसके बाद आप उससे मन हटा करके फिर ढूंढने में लग जाते हो। तो जब आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको कह देता है यही सही है, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि पहली बार जिसको आप छोड़ करके आ गए हो भटकने वही सही था, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये ग्रामर के दो क्वेश्चन आए हैं आपको मिला। द वर्ड अपोजिंग इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर मेयरली, फॉर्मरली, ठीक है, फार्मर होता ना फॉर्मरली। अब आपको जो ऑप्शन मिल रहा है, आपको ऑप्शन मिल रहा है लेटर, दूसरा है लेटर में LATER, ये लेटर मिल रहा है एक ऑप्शन। और लेटर में आप देखते हैं ना लेटर, लेटर ये सब होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिएगा पहला ऑप्शन लेटर मिला, दूसरा सिग्निफिकेंट मिला, तीसरा इंडस्ट्रियली मिला और चौथा फॉर्चुनेटली मिला, ठीक है। अब आपको यदि वर्ड मीनिंग आती है तो भी आप कर लोगे, अदरवाइज वापस पैसेज में लौट जाओ जहां पर ये दिया है, ठीक है। तो अगर आती है तो आप कह देते हो ना आगे का, तो लेटर मतलब होता है बाद का। आई टेल यू लेटर, मैं आपको बाद में बता दूंगी, तो मतलब बाद में। तो फॉर्मली मतलब आगे, लेटर मीन्स पीछे या बाद में, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बट अगर नहीं आ रहा है, ये तो आसान पूछ लिया, तो आप वापस पैसेज में जाओगे, फिर वहां से कनेक्ट करेंगे। देखिए फॉर्मली द मोस्ट कॉमन यूज, मतलब पहले ऐसा किया जाता था, निकल गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थेटिक इज,
अब कह रहा है कि लाइन नंबर 25 में एक एनेस्थेटिक वर्ड दिया है, वो क्या है? ऑप्शन मिल रहा है एडवर्ब, नाउन, अ वर्ब और एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 25 में दिया हुआ वर्ड एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक वाज कह रहा है एनेस्थेटिक वाज कोकीन। अब यहाँ पर ये दिया गया वर्ड क्या है? एनेस्थेटिक वाज कोकीन। यही में इसी वाले सेंटेंस में ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और एक कौन सा ऑप्शन है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है और वर्ब है। तो अब फिर वही बात, कौन सा नहीं होगा? तो एनेस्थेटिक वर्ब नहीं होता, ठीक है। जब IZE और या ISE होगा तभी वर्ब मानेंगे। तो क्या होगा? इसके बाद सीधे इसके बाद क्या आया है? वॉज आया है ना। तो वॉज हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और अकेले आया है, ठीक है, तो नाउन है। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं। और चलिए तब अभी एक और पैसेज किया जा सकता है। स्टार्ट कर देते हैं। एक और पैसेज है। द फार्मर इज अप बिफोर डाउन ऑन shearing day, driving his flock into pens. By 8 o'clock the shearers arrive and after a hearty breakfast they take their places on। ये भी वैसे टुकड़ों में दिया हुआ पैसेज है जैसे आपको मिला था ना, अभी मैंने बताया 5-10। तो देखिएगा द फार्मर इज अप, यानी कि सभी लोग क्या है? एक्टिव हो गए हैं। यहाँ फार्मर मीन्स किसान की बात हो रही है, ठीक है। डाउन ऑन shearing डे, यानी कि shearing डे जो वर्ड है ये पर्टिकुलर किसी दिन को कहा गया है। इसके बाद है ड्राइविंग हिज फ्लॉक इनटू पेन्स। तो क्या बता सकते हैं फ्लॉक और पेन का क्या रिलेशन आप बना पा रही हैं? फ्लॉक दिया है और इनटू दिया है। इनटू को तो मानते हैं, आपके लिए छोड़ दीजिए। पेन्स दिया है, ठीक है। ये पेन्स इसको इस तरीके से। तो इस पेन का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा है ना, होमोनिम होता है, होमोफोन होता है, होमोग्राफ होता है। तो होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ में जब आप पर्टिकुलर स्पेलिंग भी सेम हो, मीनिंग अलग हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, तो उसको होमोनिम कहा जाता है। ओके, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे जैसे विल। अब इस विल के क्या है? 2 मीनिंग निकलते हैं। वैसे इस पेन के भी 2 मीनिंग निकल रहे हैं ना। कौन कौन से? विल के 2 मीनिंग निकलते हैं ना। एक होता है टेस्टामेंट यानी वसीयत और दूसरा क्या होता है? इच्छा, ठीक है। इच्छा होता है विल का मतलब, बट देखिए स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। वैसे पेन मतलब आप कलम भी मीनिंग निकालेंगे और भेड़ जहाँ रखी जाती हैं उनके लिए भी, उनके जो है जो उनका हाउस होता है उनको भी पेन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर भेड़ों के झुंड को फ्लॉक भी कहते हैं, हर्ड भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर जो पेन्स है, यहाँ पर ये भेड़ों के बाड़े को कहते हैं जहाँ पर एक एक रखी जाती हैं। ओके, इसके बाद by 8 o'clock the shearers arrive and after a hearty breakfast, मतलब क्या? सब लोग हर्टी यानी कि जल्दी जल्दी वाला ब्रेकफास्ट किए। एंड दे टेक देयर प्लेसेस ऑन, और वे अपने काम पर चले गए। लॉन्ग बेंचेस दैट द फार्मर हैज इम्प्रोविज्ड इन द पेन्स, और क्या कर दिए? सभी लोग अपने अपने पेन्स में लेकर के भेड़ों को जाने लगे। shearers are taken from leather cases, लेदर मीन्स आप जानते हो ना, चमड़ा। फिर है and sharpened with white stones, मतलब क्या? किसी जो है वेपन को शार्प करने लगे यानी धार लगाने लगे सफेद पत्थरों से, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा। A fire is lighted to heat peat for the marking and the work begin, और क्या कर दिए? आग भी जलाए और उसको भी थोड़ा सा क्या कर सकते हो,
सेके या गरम किए, उसके बाद अपना काम शुरू कर दिए। फिर है सून द शीयरर्स, जल्दी ही शीयरर्स फॉल इनटू देयर रूटीन, अपने काम में फॉल इनटू मतलब जुट जाना या एकदम अच्छे से मिल जाना। अ लैड सीज्ड अ शिप फ्रॉम द पेन, एक लैड मीन्स होता है लड़का, ठीक है, और इसका उल्टा लैश होता है, LASS, लैश मीन्स लड़की, ठीक है। ये सॉलिटरी रीपर एक पोयम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें आपको मिल जाएगा। ये लैटिन वर्ड है, लैड मीन्स लड़का, लैश मीन्स लड़की, लैड और लैश, ठीक है। SH हो तो फीता हो जाता है, LASS इसको लैश पढ़ते हैं, इसको लाश मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लैश होता है जस्ट अपोजिट मतलब लड़की, हाँ हाँ, ठीक है। और लैड मीन्स लड़का। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ लैड सीजेस अ शीप फ्रॉम द पेन, एक लड़का क्या करता था, उसको सीज मीन्स क्या होता है, सीज द डे मीन्स इसको कहते हैं मतलब अपना दिन अपना बना लेना या काम शुरू कर देना। क्या करता, पेन टाइज इट्स फिट, मतलब भेड़ों को लाता और उनके पैरों को बांधता। फिर आगे बढ़िएगा, नॉट विथ अ कॉर्ड, मतलब तेज से नहीं, टाइट करके नहीं, बिकॉज दैट माइट इंजर्ड इट, क्योंकि घाव हो सकता था। बट विथ अ स्ट्रिप ऑफ सैकिंग, लेकिन वो क्या करता, उसको सैकिंग मीन्स होता है झुकाना या लिटा देना। द शिप इज कैरीड टू द बेंचेस, और उनको इकट्ठा करके जो है लाया जाता। शीयरर्स बिगिन टू स्लाइस ऑफ द वूल, यानी कि क्या करते अब उनके ऊन को निकालने लगते। फर्स्ट ही शीयर्स द कोर्सेस वूल फ्रॉम द शिप्स बेली, सबसे पहले कहाँ से ऊन निकल रहा है, उनके पेट से। दे लेज द एनिमल ऑन इट्स साइड ऑन द बेंच बिटवीन हिज लेग्स, और उनके लेज मीन्स होता है रखना, ठीक है, ले मीन्स रखना, और YS मतलब S लगा है सिंगुलर बनाने के लिए। दे लेज द एनिमल ऑन इट्स साइड ऑन द बेंच बिटवीन हिज लेग्स, मतलब उनको अपने पैरों के बीच में रख करके ऊन हटा करके रखा जा रहा है। While he snicks at the curly wool round the neck, और फिर गले की तरफ जो घुंघराले बाल हैं उनको भी हटाया जा रहा है। He works to end, और काम समाप्त किया जा रहा है। For long the ribs, फिर पसलियों की तरफ आ रहे हैं। Peeling the wool, peel मीन्स आप जानते हो छीलना होता है। Back until hangs like a clock doubled back over animal, और क्या किया जा रहा है, उसको है ना इकट्ठा करके सब रखा जा रहा है। Then he turns the ship over, begins on the unclipped side, और फिर मुड़ करके दूसरे तरफ से काम करना और उसको मुक्त करना। फिर इन अ फ्यू मोमेंट्स द होल फ्लीज फॉल अवे इन, और कुछ ही क्षणों में उनके सारे बाल उतर जा रहे हैं। पीस लुकिंग अ डर्टी ग्रे रग, और वो उनका शरीर कैसा हो गया, डर्टी ग्रे रग की तरह। अ फ्यू मोर स्निप्स फ्रॉम द शीयर्स एंड वूल कट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द शिप्स टेल, और फिर दोनों तरफ से उनके टेल मीन्स आप जानते हो पूंछ होता है, उधर से भी सफाई हुई। लीविंग द एनिमल व्हाइट एंड नेक्ड, अब उनको एकदम व्हाइट और नेक्ड करके छोड़ दिया गया, क्योंकि आप जानते हो बाल निकलने के बाद व्हाइट और नेक्ड हो जाएंगे सब। द शीयरर पुशेस द शीप टू द ग्राउंड, और फिर वो सारे बाल को क्या करता, जो है दबाता और उनको हटाता। इमीडिएटली कॉल्स द अनदर एनिमल, और तुरंत दूसरे एनिमल को बुलाया जाता। मीनवाइल द लैड डक्स फार्मर्स मार्क इन द पिंच ऑन द न्यूली शॉर्न शिप अनटाई हर लेग्स, फिर वही प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद देखिएगा, सेकेंड लैड फार्मर सन सीजेस द फ्लीस टोज द साइड रोल इट डाउन, और फिर दूसरा लड़का क्या करता, उसको इकट्ठा करके रोल करता और उनको किनारे करता। द वर्क कंटिन्यूअस टिल 1 o'clock व्हेन द फार्मर्स वाइफ समन्स द मेन टू डिनर, और सब बच्चों को जब उनकी जो लड़का था उसकी पत्नी ने सभी लड़कों को या आदमियों को बुलाया डिनर के लिए, तो सभी आदमियों ने क्या कर दिया, फिनिशेस शिप्स बैक बिसाइड हिम, देन होल पार्टी गोज बैक द फार्म हाउस, द मेन ट्रूप्ड इनटू फ्रॉम किचन लिविंग सकल शॉर्टेन डिनर ब्रेकफास्ट शेयरिंग कंटिन्यूस फाइल ऑफ फ्लीस अमाउंट, और फिर वो सब क्या कर दिए, सारे बालों को इकट्ठा किए, रख के डिनर किए और उनको फिर से पर्वतों की तरफ चलने के लिए छोड़ दिए।
क्वेश्चन से देखिएगा, व्हाट एक्सप्रेशन इज द फर्स्ट पैराग्राफ सजेस्ट द शेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस वेरी ऑफन। यहाँ पर जो शेयरिंग वर्ड है वे अक्सर करके स्थान नहीं लेते, इसका क्या मतलब है? तो पहला कह रहा है व्हाइट स्टोन की, जो व्हाइट स्टोन है उसकी बात हुई है, या इम्प्रोविस्ड यानी कि अननेचुरली की बात हुई, या फॉग की बात हुई, या शेयरिंग डे। बताइएगा। बिल्कुल, बाल निकालने के लिए एक पर्टिकुलर डे था जिसको शेयरिंग डे कहा गया है। दूसरा देखिएगा, द शेयरर्स फर्स्ट कट्स द वूल फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट करते थे? पहला कह रहा है टेल से, दूसरा लेग से, तीसरा रिब से और चौथा अंडर साइड से। अब देखिए यहाँ पर बेली वर्ड को अंडर साइड में कर दिया ना कन्वर्ट। फिर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, ऊल विच हैज बीन शेयर्ड फ्रॉम अ शिप इज, जो ऊल होते थे वो कैसे रखे जाते थे? विथ टाइड विथ साइकिंग, मतलब उठा करके बोरे में टाइट कर देना। तीसरा कह रहा है बैग्ड ऑन शेयरिंग डे की, मतलब उसको बैग में शेयरिंग डे के दिन डाल देना। और तीसरा ऑप्शन है कट इनटू 2 पीसेस, 2 भागों में उसको काट देना। और चौथा कह रहा रोल्ड एंड बंडल, ठीक है, रोल्ड एंड बंडल। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड फ्रॉम द पैसेज बेस्ट टेल्स अस दैट शेयरर्स आर लाइक अ वेरी लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स। आप कैसे कह सकते हो कि एक जो है लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स है? कौन सा वर्ड इसको डिफाइन कर रहा है कि बड़ी कैंची की बात हुई है? स्लाइस वर्ड या स्निप वर्ड या कट वर्ड या शार्पन वर्ड? शार्पन वर्ड ना, कोई प्रॉब्लम? फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, द शिप इज कैरीड टू द बेंचेस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। सेंटेंस है द शिप इज कैरीड टू द बेंचेस। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और आपको ऑप्शन मिल रहा है पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का एग्जाम्पल है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या क्या कह सकते हैं नरेशन का एग्जाम्पल है। बताइए क्या करेक्ट करेंगे आप? देखिए बहुत आसान है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या डिफाइन करता है? पैसिव वॉइस, ठीक है। बी बराबर आप जानते हैं ये हमारा पॉज पर, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो हो वो थर्ड फॉर्म को लिया जाए तो क्या हो गया? पैसिव। ओके, नरेशन में थर्ड फॉर्म का कोई बाउंडेशन नहीं होता, बट जब आप वॉइस पढ़ते हो तो थर्ड फॉर्म का बाउंडेशन होता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।